नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है एमएसएमई सेक्टर। इस पर्टिकुलर डिस्कशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में हम लोग बात करेंगे इन जनरल अबाउट एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में। क्या होती है एमएसएमई की इंपॉर्टेंस किसी भी इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी की सिनारियो के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया और इन प्रॉब्लम्स की रेजोल्यूशन के लिए हाल ही में पार्लियामेंट्री पैनल की एक रिपोर्ट आई है। तो हम लोग इस पैनल की रिपोर्ट और इसकी रिकमेंडेशन को सेकेंड भाग में डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट्री पैनल ऑन फाइनेंस, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी है स्पेसिफिकली फॉर रिड्यूसिंग द क्रेडिट गैप ऑफ एमएसएमई सेक्टर। और यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही बड़ा सुझाव दिया। इस खबर से आपको पता चल रहा होगा, प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड्स, यानी कि व्यापार क्रेडिट कार्ड जिसकी लिमिट ज़्यादा हो, कुछ इस तरह के क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करें टू एमएसएमई सेक्टर, ये सुझाव दिया है। तो हम लोग इस सुझाव के अलावा और भी दूसरे सुझावों के बारे में, रिकमेंडेशंस के बारे में बात करेंगे ऑफ द पार्लियामेंट्री पैनल ऑन फाइनेंस। तो ये रहेगा एजेंडा हमारी डिस्कशन का। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन, जहाँ पे सब्जेक्टिव सवाल आते हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू। आपको यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साथ ही साथ कुछ न्यू रिकमेंडेशंस पता चलेंगे ऑफ द पार्लियामेंट्री पैनल ऑन फाइनेंस। So to get that information, stay with me on Study IQ and do visit our website studyiq.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छे से कर सकते हो। योर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम विल एनहांस फॉर श्योर। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोर्स खरीदे स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे, यूज़ द कोड राहुल33। आपको इस कूपन कोड से 33% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स पे अक्रॉस स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर के बारे में। एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई की महत्वता क्या है, एमएसएमई का डेफिनेशन क्या है। देखिए, एमएसएमई सेक्टर का डेफिनेशन रिवाइज हो चुका है। एम स्टैंड्स फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। 2020 से इसका डेफिनेशन बदल गया है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको भी आप ध्यान रखिएगा। पहले 2020 से पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एमएसएमईज और सर्विसेज सेक्टर के एमएसएमईज अलग अलग डिफाइन किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। लेकिन 2020 के बाद एक कंपोजिट क्राइटेरिया है, केवल इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर है अभी फिलहाल, और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के लिए एक ही डेफिनेशन है। माइक्रो का मतलब है जहां पे इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो, टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। स्मॉल का मतलब है इन्वेस्टमेंट जहां पे 10 करोड़ से कम हो, टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो। और मीडियम होता है जहां पे इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम हो और टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो। तो ये क्राइटेरिया है फॉर एमएसएमई, ध्यान रखिएगा। और किसी भी देश के लिए एमएसएमई सेक्टर एक बैकबोन माना जाता है और इंडिया के लिए भी वही है। ये कहा जाता है कि इंडिया में 6.3 करोड़ से भी ज़्यादा एमएसएमईज है और जो कंट्रीब्यूट करते हैं 33%, यानी कि 1/3 हमारा जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन आता है वो एमएसएमई सेक्टर से आता है। और ये कहा जाता है एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर इज एमएसएमई सेक्टर ओनली। एमएसएमई सेक्टर के ऊपर 120 मिलियन पीपल रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो इससे हमें ये पता चल चुका है कि काफ़ी ज़रूरी सेक्टर है ये हमारी इकोनॉमी के लिए। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस सेक्टर के साथ प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं। देखिए, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच रन विद द एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऑल दो बहुत ज़्यादा एमएसएमईज, जैसे मैंने बोला 6 करोड़ से भी ज़्यादा एमएसएमईज बने हुए, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन है 1/3, अप्रॉक्सीमेटली 33% दे कंट्रीब्यूट टू जीडीपी। अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे देशों के साथ, इट इज स्टिल लेस। एमएसएमईज कंट्रीब्यूट 55% ऑफ जीडीपी इन जर्मनी, 60% जीडीपी इन चाइना। और इंडिया में बहुत ज़्यादा एमएसएमईज जो बने हैं, दे स्वे टुवर्ड्स सर्विसेज रैदर देन मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बने। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर्विसेज की तरफ एक स्वे है एमएसएमईज का। इसके अलावा एमएसएमईज को और भी बहुत प्रॉब्लम्स सहनी पड़ती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रेडिट की। अगर मुझे कोई एमएसएमई शुरू करना है, छोटा सा बिजनेस शुरू करना है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म शुरू करनी है, तो मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे क्रेडिट मिलना पड़ेगा। इंडिया में फॉर्मल क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम है। ये कहा जाता है कि एमएसएमई सेक्टर की क्रेडिट रिक्वायरमेंट है 36 ट्रिलियन रुपीज़, उसमें से केवल 16 ट्रिलियन रुपीज़ फॉर्मल एवेन्यू से अवेलेबल होता है, यानी कि बैंक से, एनबीएफसी से एक्सेट्रा। फॉर्मल सेक्टर से केवल 16 ट्रिलियन रुपीज़ आता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 40% 40 या 40 से थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल क्रेडिट मिलता है। तो बहुत ज़्यादा
इनफॉर्मल क्रेडिट के ऊपर रिलाई करते हैं। तो पैसा नहीं मिलेगा तो एमएसएमई सेक्टर कहाँ से ग्रो होगा, और अगर फॉर्मल क्रेडिट आएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर रहेंगे, कम कोलैटरल रहेगा, कम कोलैटरल लगेगा, मार्जिन कम लगेगा, तो आप बिजनेस अच्छे से कर सकते हो। अगर इनफॉर्मल जगह से लोन लिया है तो भैया बिजनेस चलाने के लिए ही आपको इतना पैसा लग जाएगा, इंटरेस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा भरना पड़ेगा, तो एमएसएमईज विल नॉट बी वेरी वायबल। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लार्ज इनफॉर्मलाइजेशन। ये कहा जाता है कि इंडिया में 6.3 करोड़ से भी ज़्यादा एमएसएमई है, जिसमें से केवल 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड है जीएसटी में, और सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट आपको यहीं पे मिलेगी। इसके अलावा रेगुलेटरी इश्यूज तो होती हैं इंडिया में। देखिए धीरे धीरे ऑल्दो हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी कम्बरसम गवर्नमेंट प्रोसीजर्स हैं, काफ़ी अप्रूवल्स लगते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने में अभी बहुत ज़्यादा दिन लगते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करना प्रॉब्लमेटिक बन जाता है, एग्जिट स्ट्रैटेजी भी इंडिया में काफ़ी वीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा स्केलिंग अप का तो इशू है ही, जैसे कि मैंने आपको बताया एमएसएमई सेक्टर में माइक्रो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, स्मॉल कम है, मीडियम उससे भी कम है, और लार्ज तो उससे भी कम है। ये आप देखोगे कि एमएसएमई सेक्टर में धीरे धीरे माइक्रो से स्मॉल, स्मॉल से मीडियम, मीडियम से लार्ज एंटरप्राइज बनना चाहिए, तब जाकर इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगी। लेकिन इंडिया में ऑफिशियल एस्टिमेट्स के अनुसार 6 करोड़ से भी ज़्यादा माइक्रो ही एंटरप्राइजेस हैं। आपको स्मॉल मिलेंगे 0.33 मिलियन, 5000 के आसपास मीडियम एंटरप्राइजेस मिलेंगे, और लार्ज तो इससे भी आपको कम मिलेंगे। तो धीरे धीरे आपको स्केल अप करने की ज़रूरत है। ये सारी इश्यूज हैं इन जनरल एमएसएमई सेक्टर में, और कहीं ना कहीं सरकार भी इसको एक्नॉलेज करती है ज़रूर, और स्टेप्स भी ले रहे हैं। इसीलिए पार्लियामेंट्री पैनल ऑन फाइनेंस ने एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, क्रेडिट कनंड्रम यानी कि क्रेडिट की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कुछ सुझाव दिए। डिपार्टमेंटल लीडेड स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस विच इज चेयर्ड बाय जयंत सिन्हा, इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है टू द स्पीकर, राइट, लोकसभा के स्पीकर को, 46th रिपोर्ट रिगार्डिंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्रेडिट फ्लो टू द एमएसएमई सेक्टर। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में सबसे पहले ये बताया गया कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी चाहिए एमएसएमई सेक्टर को। मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई, इन्होंने भी वही बात की कि एमएसएमई सेक्टर बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए, ये एक बैकबोन बनता है उनकी इकोनॉमी के लिए। इंडिया में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं एमएसएमई क्रेडिट एवेन्यूज़ के लिए, जैसे कि आरबीआई की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बनाया गया है, नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, सेल्फ रिलायंट इंडिया का फंड आया है 50,000 करोड़ का, मुद्रा योजना है, आपकी स्वनिधि योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, देयर आर सो मेनी स्कीम्स फॉर फंडिंग एटसेट्रा। डिस्पाइट ऑल दिस, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ये कहते हैं कि 27% क्रेडिट गैप है। हमने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 50% क्रेडिट गैप है, बट दिस रिपोर्ट सेज 27% क्रेडिट गैप है। इनफैक्ट ये जो कमिटी है इट डेलिब्रेटेड अपॉन वेरियस इशूज स्पेसिफिकली अराउंड क्रेडिट। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन गैप, एमएसएमई सेक्टर के ऊपर इंफॉर्मेशन गैप क्या है, लोन्स कैसे मिलते हैं, क्रेडिट गैप कितना है, डिलेड पेमेंट क्या होती है, एनबीएफसीज का रोल क्या है। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने डेलिब्रेट किया और कुछ रिकमेंडेशंस दी है। व्हाट आर दे रिकमेंडेशंस, बहुत ज़रूरी बनते हैं। अगर इन रिकमेंडेशंस को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर की सुधारना हम लोग कर सकते हैं हमारे देश में। तो क्या है इस पर्टिकुलर पैनल की रिकमेंडेशन? सबसे बड़ी रिकमेंडेशन इनकी आई है, इन्होंने बताया कि पिछला जो सर्वे हुआ था ऑफ एमएसएमई का सर्वे हुआ था पिछली बार 2015-16 में, 6 साल हो चुके हैं इस सर्वे को। तो इसकी वजह से एक इंफॉर्मेशन गैप है, कितने एमएसएमईज है, कितने माइक्रो है, कितने मीडियम है, कितने स्मॉल है, ये सारा डेटा हमें चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि 6 साल पहले एमएसएमई सर्वे हुआ था, लेकिन 2020 में हम लोगों ने एमएसएमई का डेफिनेशन बदला, जो हम लोगों ने देखा, राइट, क्या है नया डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के तहत एमएसएमई को हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है, तो हमें एक जल्द से जल्द सर्वे करनी चाहिए, एमएसएमई सर्वे एज सून एज पॉसिबल। इसके अलावा एक और बड़ी रिकमेंडेशन है डिजिटलाइजेशन या फिर डिजिटल एमएसएमई आप समझिए, यानी कि क्रेडिट फ्लो डिजिटल होना चाहिए। अभी फिलहाल फिजिकल कोलैटरल की बात करते हैं, यानी कि ज़मीन को गिरवी रखना है, आपकी फर्म की पेपर्स आपको रखने हैं, कुछ इस तरह की। तो यहाँ पे बात किया है फिजिकल कोलैटरल को आप रिड्यूस कीजिएगा, फ्लो बेस्ड लेंडिंग ले आइए। और मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस दैट आर गिवन बाय दिस पर्टिकुलर पैनल, दे आर द रिकमेंडेशंस ऑफ यूके सिन्हा एमएसएमई कमेटी रिपोर्ट 2016 की। और यहीं से बहुत सारे रिकमेंडेशंस इन्होंने ली है और एंड दे हैव सपोर्टेड दिस पर्टिकुलर कमेटी रिपोर्ट। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि सबसे पहले एनुअल सर्वे हो या फिर एक एमएसएमई का सर्वे हो, इसके अलावा डिजिटल फंडिंग हो, यानी कि आधार बेस्ड क्रेडिट्स दीजिए,
आधार और पैन का जो भी लिंकिंग हो रहा है, ये सारी चीज़ें कीजिए। ई नाच एक फैसिलिटी आई है, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करें और अच्छे से क्रेडिट मिले एमएसएमई सेक्टर को। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, एक और बड़ी रिकमेंडेशन आई है, एमएसएमई व्यापार क्रेडिट कार्ड दें ऑन लाइन्स ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड विथ अ हायर लिमिट फॉर एमएसएमईज। इसके अलावा एक स्पेशल यूपीआई बनाए। यूपीआई हमारे पास ऑलरेडी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वी ऑल यूज इट, फोन पे, गूगल पे एटसेट्रा। तो एमएसएमई लेंडिंग के लिए एक स्पेसिफिक यूपीआई बनाए जहाँ पे लिमिट ज़्यादा हो। इसके अलावा सहाय जीएसटी का उपयोग करके स्केल अप करें फ्लो बेस्ड लेंडिंग, यानी कि कोलैटरल फ्री लेंडिंग, जीएसटी फिलिंग के ऊपर, यानी कि जीएसटी की जो इनवॉइसेस होती हैं, इन इनवॉइसेस को लेकर भी आप लोन दे सकते हो, कुछ इस तरह की फैसिलिटी है। इसके अलावा इंप्रूविंग सिविल रेटिंग, सिविल स्कोर हम सबका इंडिविजुअल स्कोर आता है, वैसे ही एमएसएमईज का सिविल स्कोर इंप्रूव करें जिसके ऊपर उन्हें लोन्स मिले। इसके अलावा सरकार से ये कहा गया है कि गवर्नमेंट शुड गिव डायरेक्शंस टू द बैंक्स टू रिड्यूस द मार्जिन। अभी फिलहाल एमएसएमई को अगर लोन देना है, समझ लीजिए 100 रुपये का लोन देना है, तो एमएसएमईज के लिए अप्रॉक्सीमेटली मार्जिन होता है 40%, यानी कि अगर 100 रुपीज़ के लिए लोन के लिए अप्लाई करें तो उनको 60 रुपये मिलते हैं, 60% ओनली। तो इस मार्जिन को कम करने की बात की गई है। एंड अगेन द सिविल स्कोर विल हेल्प अ लॉट इन दिस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन। तो कुछ रिकमेंडेशन आई है यहाँ पे भाई पार्लियामेंट्री पैनल। लेट अस होप दैट दीज आर इम्प्लीमेंटेड। क्यों? क्योंकि जिस तरह की हम लोगों ने बातें की यहाँ पे प्रॉब्लम्स विथ एमएसएमई, देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। इस पार्लियामेंट्री पैनल ने क्रेडिट के ऊपर कुछ रिकमेंडेशन दी हुई है, आशा करती कि ये हो। साथ ही साथ सरकार इन इश्यूज को भी रिजॉल्व करने के लिए स्टेप्स उठाए। तो आप मुझे अपने सुझाव बताइएगा, राइट? हाउ विल यू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स? अगर रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स है तो किस तरह के स्टेप्स आने चाहिए फॉर एमएसएमई सेक्टर? अगर इनफॉर्मलाइजेशन है तो इसको हम लोग फॉर्मल कैसे बनाएं, इसके ऊपर भी आप बताइएगा, राइट? क्या लेबर रिफॉर्म्स हम लोग ला सकते हैं सो दैट एवरीबडी गेट्स दिस असिस्टेंस। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा योर आइडियाज, योर इनोवेटिव थिंग्स, सो दैट others can use it in their answer writing also. Let us help each other in our preparation. With that note, let us end the discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.